तो हम बात करते हैं यार पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज की बात करते हैं। सो ये जो पंचायती राज है, ये जो मतलब पीआरआई जिसको हम बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे हम। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरह से क्या है भाई, इट इज सिस्टम जिसमें रूरल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना है यार। ठीक है, सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई is a system of rural local self government in India। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है लोकल अफेयर्स पे, है ना, जो लोकल बॉडीज होती हैं वो करती हैं भाई, है ना। एंड इसको इलेक्टेड पीपल्स देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय such local bodies who have been elected by the local people एंड कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। एंड 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट को, तो ये तीनों चीज़ मैंसन है ना। इसमें यहाँ पे जो 5th एंट्री है स्टेट लिस्ट में, वो डील करता है विद द लोकल गवर्नमेंट। फिफ्थ एंट्री ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है भाई, स्टेट लिस्ट में आता है। जो 7th शेड्यूल है उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डील्स विथ लोकल गवर्नमेंट। एंड बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पंचायती राज की, फिर बाद में एलाबोरेट करेंगे चीज़ों को हम। तो 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उससे 3 टायर स्ट्रक्चर बना था पंचायत लेवल पे, विथ पंचायत देखने को मिला यहाँ पे, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। सो 73rd अमेंडमेंट mandated a
3 tier structure with panchayats at village level, block level and district level. एम क्या है भाई? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें सो फंक्शंस के अंदर मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक पंचायती राज मिनिस्ट्री की है, यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना। जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है उसका क्या क्या फंक्शन है यार? मॉनिटरिंग ऑफ द implementation of 73rd amendment and making panchayati raj institutions secure economic development and social justice in their respective area. Also funding research studies, workshops and seminars for the development of पंचायत, ये भी मिनिस्ट्री देखती है भाई, पंचायती राज मिनिस्ट्री। फंडिंग research studies, workshops and seminars for development of पंचायत। एंड जो फंड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं भाई पंचायत को, है ना। यहाँ पे जो फंड्स हैं ये ग्रांट इन एड के फॉर्म में आते हैं थ्रू पंचायत का जो पावर है टू लेवी टैक्सेस वहाँ से। ग्रांट इन एड एंड थ्रू पंचायत पावर टू लेवी टैक्सेस। ये हमने बात की रिगार्डिंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यार ना। जैसे इवोल्यूशन की बात करते हैं अब, सो ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में हाल चाल कैसा था भाई? पंचायती राज का हालत कैसा था? विलेज पंचायत जो थे अपने ऑटोनॉमी खो दिए थे एंड वीक हो चुके थे, बिकॉज अंग्रेज आके राज करने लगे। सो विलेज पंचायत लॉस्ट देयर autonomy and become weak।
मेयो रेजोल्यूशन आया भाई 1870 में, जिसमें बात की अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, कि उनके पावर्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे और उनको डेवलप करेंगे, ऐसा मेयो रेजोल्यूशन ने कहा। डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन by enlarging their powers and responsibilities. लॉर्ड रिपन आए भाई इन 1882। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनाया है ना। दे प्रोवाइडेड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू दिस इंस्टीट्यूशन। इसलिए तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल लेवल गवर्नमेंट बुलाता है इंडिया के अंदर। एक रॉयल कमीशन बनाया गया था, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में। उसने इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत को यहाँ पे बताया यार। तो एक जैसे इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ब्रिटिश पीरियड में, जो लोकल लेवल गवर्नमेंट था जो इवॉल्व हुआ, recognize the importance of panchayats at the village level. So रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा 1907 में। इसके बाद अगर हम बात करें मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म की, जो कि 1919 में आया यार। Montagu Chelmsford reform in 1919. It brought what? Brought local self-government as a provincially transferred subject. So, किसके अंदर ले आया भाई? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर। तो वही है 1919 की जो मॉडल चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, मोस्टली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उससे क्या आया था? डायरार्की एट द प्रोविंस आए थे भाई। तो उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। तो उसमें ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको प्रोविंशियल ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर ले आए गए थे इसको। एंड ड्यू टू organizational and fiscal constraint, the reforms was unable to make panchayats institution truly democratic and vibrant.
नेक्स्ट जो बात की गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वो बात की गई थी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। सो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम है उसको एक तरह से इवोल्यूशन ऑफ पंचायत के अंदर लगाया गया। तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी देंगे, एक तरह से ये पंचायत का ही तो एक तरह से इवोल्यूशन है भाई। एंड जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो प्रोविंशियल ट्रांसफर सब्जेक्ट में ही रखा गया। दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम marked the evolution of panchayats in India. And इसी के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट was provincial transferred subject। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट में 1920 से 1947 तक देखें तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया भाई कि जो ऑल इंडिया स्वराज की बात की। गांधी जी जो फेवर करते थे विलेज स्वराज एंड स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत, उसकी बात करेंगे। तो ब्रिटिश पीरियड की बात की हमने, आगे बात करते गए हमने देखा रॉयल कमीशन। नाउ इन कोर्स ऑफ national movement from the 1920s to 1947, गांधी जी emphasized the issue of ऑल इंडिया स्वराज एंड एम्फेसिस देखने को मिला इस समय जो कोर्स था उस समय। emphasize the issue of ऑल इंडिया स्वराज। गांधी जी फेवर्ड विलेज स्वराज। गांधी जी फेवर्ड व्हाट? विलेज स्वराज and strengthening the village panchayat। at the fullest extent। बी आर अम्बेडकर ने भी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसके ऊपर एम्फेसिस डाला था। और क्या कहा था इन्होंने? बोला था कि जो विलेज है ना, रिप्रेजेंटेड रिग्रेसिव इंडिया, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑपरेशन, सो अपोज्ड इट। गांधी जी ने यस बोला था, अंबेडकर जी ने नो बोला था। विलेज represented regressive India, a source
of operation, so opposed it. एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर प्लेस्ड इन डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 40 एज नॉन जस्टिफाइबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर प्लेस्ड इन डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 40 as non-justiciable part of the constitution। ओके, तो हमने एक तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा यार, बेसिक पंचायती राज के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की। नाउ हम जो ड्वेल करेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, है ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन कैसे हुआ था पंचायती राज का, डिफरेंट कमिटीज़ लाइक बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी, जी के राव कमेटी, सिंघवी कमेटी, है ना, गडगिल कमेटी, ये सब की बात करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करेंगे, 73rd अमेंडमेंट की बात करेंगे, एंड इसके अंदर जो कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस थे, पीसा एक्ट की बात करेंगे हम। तो बात करते हैं यार इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज की। सो जो इवोल्यूशन है हम उसकी बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 कमिटीज़ की। ओके, इधर हम एस्पेक्ट्स देखेंगे। इधर हम बात करेंगे अबाउट द एस्पेक्ट्स, एंड सबसे पहले जो कमेटी की बात करेंगे वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। जो कि कब बना था भाई, 1957 में। इट इज़ द फर्स्ट कमेटी रिगार्डिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, एंड ये जो अशोक मेहता कमेटी था वो 1977 में बना था। देन इज जी.वी.के. राव कमेटी, ये कब बना था भाई, 1985 में। नेक्स्ट जो था वो एल.एम. सिंघवी कमेटी, नाइनटीन 1986 में बना था। एंड थुगान कमेटी जो है वो 1988 में बना था। गडगिल कमेटी वो 1988 में यही बना था भाई, थुगान और गडगिल दोनों। ठीक है, तो ये हमको सीक्वेंस में अरेंज करना भी पूछा जाता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कब बना था,
लास्ट में कौन बना था, इसको अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, तो इससे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डेट भी याद रखना है कब कौन बना था। नाउ एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो बलवंत राय मेहता को कमेटी ने बोला कि भाई 3 tier स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, है ना, जिसमें ग्राम पंचायत होंगे, पंचायत समिति होगा, एंड जिला परिषद होगा। ये बोला भाई बलवंत राय मेहता कमेटी ने, है ना। नेक्स्ट अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि 2 tier सिस्टम होना चाहिए। इसने 2 tier सिस्टम के बारे में बात की यार, कि एक जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड एक मंडल पंचायत होना चाहिए जो कि ग्रुप ऑफ विलेज है यार। ओके, एंड जीवी के राव कमेटी की बात करें तो ये जो जीवी के राव कमेटी इट एम्फेसाइज जिला परिषद की, जो जिला परिषद है ना पिवटल बॉडी है फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो जिला परिषद को बहुत इंपॉर्टेंट माना जीवी के राव कमेटी ने। एल एम सिंघवी कमेटी ने क्या बोला भाई, इसने रीऑर्गेनाइजेशन की बात की भाई ऑफ विलेज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल। एंड ये जो थुंगॉन कमेटी था 1988 में, इसने बात की अबाउट द 3 tier सिस्टम। तो ये पूछा जाता है भाई बार बार कि बलवंत राय मेहता ने किसकी बात की, 3 tier सिस्टम की बात की, अशोक मेहता कमेटी ने किसकी बात की, 2 tier सिस्टम की बात की, थुंगॉन कमेटी ने किसकी बात की भाई, 3 tier सिस्टम की, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 tier सिस्टम ही है। थुगोंग सिस्टम ने बोला कि 3 tier सिस्टम होना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत जो पंचायत है वो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। गडगिल कमेटी 1988, इसने भी बोला कि भाई 3 tier सिस्टम होना चाहिए विथ पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो एक ही कमेटी अभी तक ने जिसने 2 tier सिस्टम की बात की, जो कि क्या थी, अशोक मेहता कमेटी। बाकी सब ने 3 tier सिस्टम की यहाँ पे बात की है यार। ये हमने बात की स्ट्रक्चर की। नाउ इलेक्शन की बात करते हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला, है ना, कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए फॉर ग्राम पंचायत एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द अदर टायर्स।
डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ग्राम पंचायत एंड इनडायरेक्ट फॉर अदर टीयर्स एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन, जो मतलब अशोक मेहता कमेटी है, इसने क्या बोला कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। एंड जो जीवी के राव कमेटी ने बोला कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए सारे टीयर्स में। एलएमसी कमेटी ने कोई इलेक्शन पे टिप्पणी नहीं की थी यार, बट जो थुंगोंग कमेटी है उसने बोला कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 ईयर्स का, है ना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना मंथ तक इसको सरपासिस पीरियड ऑफ 6 मंथ, 5 साल और 6 महीने तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो उसके बाद इसको इलेक्शन हो ही जाना चाहिए। ऐसा किसने बना, थुगोंग कमेटी ने बोला भाई कि एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए ऑफ 5 ईयर्स मैक्सिमम सुपर सेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स होगा। एंड गडगिल कमेटी ने क्या बोला, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए फॉर ऑल लेवल्स। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल लेवल्स। तो ये हमने बात किया अबाउट द इलेक्शन यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रोल ऑफ जिला परिषद। एंड इसमें रोल ऑफ जिला परिषद में बलवंत राय मेहता कमेटी में जिला परिषद का एक एडवाइजरी रोल था, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी का रोल था भाई जिला परिषद का बलवंत राय मेहता कमेटी में। एंड अशोक मेहता कमेटी में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। जीवी के राव कमेटी में प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजिंग ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो कौन होगा, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट जो एल सिंघवी कमेटी थी, एल सिंघवी कमेटी ने एडवोकेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट थुगोंग कमेटी, इसने जो पीवोट है फॉर दी पंचायती राज सिस्टम, वो क्या है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जिला परिषद के रोल को इम्पोर्टेंस को बता रहा है।
पिवट मतलब जो धरी है, पिवट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड जो गडगिल कमिटीज ने बोला कि जो जिला परिषद है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, responsible for socio-economic development, planning and implementation। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ पंचायत समिति की। रोल ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है, जो कि ब्लॉक लेवल पे एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इनका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल है भाई, है ना। दे आर एग्जीक्यूटिव बॉडी एट दी ब्लॉक लेवल एंड एलिमिनेटेड। जो 2 टायर सिस्टम था हमने बोला ना भाई, जो अशोक मेहता कमेटी है, ये वाला अशोक मेहता कमेटी, उसमें 2 टायर सिस्टम है। तो क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और एक पंचायत लेवल पे मंडल पंचायत होगा। बीच में जो पंचायत समिति है उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। कौन सा, अशोक मेहता कमेटी, तो एलिमिनेटेड इन फेवर ऑफ मंडल पंचायत। एंड assign roles in planning, implementation and monitoring of rural development programs। जो एल.एम. सिंघवी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एल.एम. सिंघवी जो कमेटी था, है ना, नॉट ऑर्गेनाइजेशन यार, इट एम्फेसाइज की जो ग्राम सभा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बॉडी होंगे। एम्फेसाइज ग्राम सभा एज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बॉडी। And Thugong committee focused on its coordination, मतलब जो थुकोंग कमेटी है उसमें जो पंचायत समिति है, जो फोकस्ड ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन रोल विद इन द 3 टायर सिस्टम। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एंड जो पंचायत को, विलेज पंचायत को यहाँ पे जो कनेक्ट करने का जो कोऑर्डिनेटिंग रोल है उस पर फोकस करे, ऐसा बोला गया था पंचायत समिति को। एंड इन गडगिल कमेटी जो पंचायत समिति है ये अलाइन थे विद दी 3 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं यार। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में
यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी में, इट एडवोकेटेड फॉर एडुकेट रिसोर्स ट्रांसफर फॉर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यार। एडवोकेटेड educate resource transfer for functions and responsibilities। एंड सबसे पहले तो हमने बात की अबाउट बलवंत राय मेहता कमेटी में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में। सेकेंड इज अशोक मेहता कमेटी में, यहाँ पे देखें तो जो टैक्सेशन पॉलिसी पावर है भाई, है ना, तो वो मैंडेटरी कर दिए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इसने बोला कि भाई फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में जो स्पेशल बात हुई बलवंत मतलब अशोक मेहता कमेटी में, उसमें क्या बोला गया, इसके अंदर मैंडेटरी, ठीक है ना, मैंडेटरी टैक्सेशन पावर्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट जो कमेटी है वो है जीवीके राव कमेटी। इसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में कुछ चीज़ें की गई क्या, नहीं, कोई स्पेसिफिकली एम्फेसाइज इसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात नहीं की गई थी जीवीके राव कमेटी में। एंड जो एलएम सिंघवी कमेटी है, इसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें तो इट एडवोकेटेड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर विलेज पंचायत। इसने बोला कि भाई ज़्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए, विलेज पंचायत को ज़्यादा मिलना चाहिए। एडवोकेटेड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर विलेज पंचायत। नेक्स्ट जो कमेटी है वो है तुंगौन कमेटी। तो इसमें क्या हुआ भाई, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की गई, रिकमेंडेड फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात किसमें की गई थी, तुंगौन कमेटी के अंदर। फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस। एंड जो गडगिल कमेटी है लास्ट में जो बना था, रिकमेंडेड टैक्सेशन पावर फॉर पंचायत एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसने भी बोला भाई टैक्सेशन पावर पंचायत को मिलने चाहिए, और इसने भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करेंगे भाई। जो पंचायती राज कमीशन है उसके बारे में क्या क्या बोला था कमेटी ने। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था इट इज़ नॉट एड्रेस्ड यार, कि जो पहला कमेटी जो बना था, है ना, हमारे पास जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कोई एड्रेस नहीं किया था भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में। बट जो अशोक मेहता कमेटी था उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को।
एंड ये जो नेक्स्ट जो कमेटी थी दैट इज़ दी जीवी के राव कमेटी, इसमें भी इसको एड्रेस नहीं किया गया था भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में कोई एड्रेस नहीं था। बट जो नेक्स्ट कमेटी थी दैट इज़ दी एल.एम. सिंघवी कमेटी, इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए और एक नया चैप्टर यहाँ पे संविधान के अंदर जुड़ना ही चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल recognition with a new chapter in the constitution। एंड जो थुगोंग कमेटी थी ऑल्सो एडवोकेटेड कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डिटेल सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। advocated constitutional recognition and incorporation of detailed subject in the constitution। लास्ट जो गडगिल कमेटी थी उसने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट हम बात करें अदर फीचर्स की, हर कमेटी में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी थे अदर यार। सो अदर फीचर्स की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू है ना, वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का, ये बोला गया कि भाई है ना। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी में रिकमेंडेड की वॉलेंट्री एजेंसीज जो होंगे वो इन्वॉल्वमेंट होंगे भाई एंड सोशल ऑडिट किया जाएगा फॉर ट्रांसपेरेंसी। ओके एंड जो जो नेक्स्ट जो कमेटी थी दैट इज जीवी के राव कमेटी यार। ये जीवी के राव कमेटी ने यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात है अदर फीचर्स यार, तो इसमें बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा वो जिला परिषद का सीईओ होगा। प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर as the CEO of जिला परिषद। एंड नेक्स्ट जो कमेटी थी जीवी के राव कमेटी के बाद इट इज़ दी एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि इसने एम्फेसाइज किया कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होंगे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, ये इंपॉर्टेंट फीचर था इसका। emphasize the role of judicial tribunals for resolving
एंड जो तुगोंग कमेटी थी रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ एसटीज एससीज एंड वुमेन, recommended reservation of seats for SCs, STs and वुमेन। एंड लास्ट में जो गडगिल कमेटी थी उसने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो पंचायत इलेक्शन कराएगा भाई। इसने रिकमेंड किया स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत इलेक्शंस। इम्पैक्ट की बात करते हैं भाई कि हर कमेटी का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। पहले तो हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी का भाई। तो इट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द पंचायती राज। ठीक है, तो राजस्थान ने पहली बार इसको अडॉप्ट किया एक तरह से, और 1959 में यहाँ पे पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहाँ पे फंक्शनल हुआ यार। सो बलवंत राय मेहता कमेटी इट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर पंचायती राज adopted by राजस्थान फर्स्ट 1959 में अडॉप्ट किया। द नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी। इट रिकमेंडेशन जो थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया रिवाइटलाइजेशन कहाँ पे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। सेंट्रल इलेक्शन हुआ फिर भी वहाँ पे रिवाइटलाइजेशन को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया ये अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन ने। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, डिस्पाइट नो सेंट्रल एक्शन। ठीक है, सेंट्रल एक्शन नहीं हुआ फिर भी इन्होंने कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रदेश के डिसीजंस को यहाँ पे देखा या रिकमेंडेशंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की। एंड नेक्स्ट जो कमेटी है बलवंत राय मेहता का GV राव कमेटी, उन्होंने इट इज़ ऑल्सो है ना, इसके रिकमेंडेशन ने भी एम्फेसाइज किया डिसेंट्रलाइजेशन यार। LM सिंघवी कमेटी जो है, सॉरी GV राव कमेटी, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि इट एम्फेसाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन and redefined the developmental role of Zilla Parishad and district collector। इसके बाद हम LM सिंघवी कमेटी की बात करें तो उसके जो रिकमेंडेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई। इट पेव द वे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एंड जो तुगोंग कमेटी था उसका जो रिकमेंडेशन से उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इट प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्लानिंग एंड रिजर्वेशन इन पंचायती राज। लास्ट जो गडगिल कमेटी था उसके रिकमेंडेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा। फॉर्म द बेसिस फॉर द
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हमने चीज़ देखा यार रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी आया, फिर अशोक मेहता कमेटी आया, फिर जीवी के राव कमेटी आया, एल एम सिंघवी कमेटी, देन टुगोंग कमेटी, देन लास्ट में गडगिल कमेटी 1988 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की हमने। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की डिफरेंट गवर्नमेंट में क्या क्या डिसीजन लिए गए, है ना। एक तरह से ये भी इवोल्यूशन है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसका एक तरह से ये तरीका, मतलब कैसे आगे बढ़ा, ये बात करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ व्हाट? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब राजीव गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट में क्या हुआ? So it introduced 64th constitutional amendment bill in Lok Sabha in जुलाई 1989। जुलाई 1989 में यहाँ पे 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज व्हाट? टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बट ये बिल पास नहीं हुआ यार राज्यसभा में। could not passed by राज्यसभा। अपोजिशन ने क्या बोला कि इट्स आउट टू, मतलब वो चाहती थी कि जो फेडरल सिस्टम है उसकी जो सेंट्रलाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करना चाहती थी, कि ना ही हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, ऐसा बोला कि अपोजिशन में। इट साउथ टू strengthen centralization in the फेडरल सिस्टम। राजीव गांधी गवर्नमेंट की बात की हमने ना। अगर वीपी सिंह गवर्नमेंट में भी यहाँ पे बात किया गया था भाई, वीपी सिंह गवर्नमेंट की बात करें तो नेशनल जो फ्रंट गवर्नमेंट थी, इन्होंने टू डे कॉन्फ्रेंस किया था विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर, है ना, इस इश्यू को डिस्कस करने का कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो मतलब जो पंचायती राज का जो इशू है उसको देखते हुए यहाँ पे जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है इसने टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर डिस्कसिंग द इशूज एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल
amendment bill was introduced in the Lok Sabha in September 1990. However, the fall of the government resulted in the लैप्स ऑफ द बिल। जो गवर्नमेंट जो फॉल कर गए उसकी वजह से बिल भी क्या हो गया, लैप्स कर गया। ये वीपी सिंह गवर्नमेंट में हमने देखा ना। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट था उसने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को फिर से एमर्ज किया, बिल लाया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि एमर्ज हुआ एज अ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। Sixty-fourth Constitutional Amendment Bill emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 and came into force on 24th of April 1993। ना अगर हम बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की, सेवेंटी-थर्ड Amendment Act of 1992 सर इसका सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट है ना, नया पार्ट आया भाई, पार्ट कौन सा, पार्ट 9 ऑफ द कौन सा ना, न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया। एंड 11th शेड्यूल आया जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे जो कि पंचायत के बारे में बात करते हैं। न्यू पार्ट दैट इज पार्ट, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन से पार्ट में पंचायती राज डील करते, तो पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन यार। एंड 11th शेड्यूल, 11th schedule consisting of 29 functional items of the पंचायत, ये आया। एंड ये जो पार्ट हमने बोला ना पार्ट 9 में जो पंचायत के साथ डील करता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं भाई, आर्टिकल 243 टू 243 ओ टू आर्टिकल 243 ओ। एंड जो न्यू 11th शेड्यूल जो आया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे ऑफ द पंचायत, है ना। एंड ये कौन से आर्टिकल में डील करता है, जो फंक्शनल आइटम्स हैं भाई, ये डील्स विथ आर्टिकल 243G, डील्स विथ आर्टिकल 243G।
एंड ऑल्सो एक तरह से जो डेमोक्रेटिक शेप दिया गया टू आर्टिकल 40, यार इसकी बात करते हैं, इसका भी सिग्निफिकेंस है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। डेमोक्रेटिक के पार्ट 9 इंपॉर्टेंट है भाई। पार्ट 9 आया, 29 ये भी इंपॉर्टेंट, 29 फंक्शनल आइटम्स आए थे 11th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल आइटम्स हैं वो 243G के साथ डील करते हैं। 243 एंड 243O तक ये सब पंचायती राज के साथ डील करते हैं ये आर्टिकल्स। एंड जो डेमोक्रेटिक शेप देखने को मिल रहा हमारे पास टू आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत and provides them powers and authority so they can function as सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, जो आर्टिकल 40 था उसमें डेमोक्रेटिक शेप दिया गया, मतलब क्या? डेमोक्रेटिक शेप मतलब क्या भाई? यहाँ पे स्टेट क्या करेगा भाई? पंचायत बनाने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एंड वहाँ पे पावर्स और उनको अथॉरिटी देगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट के जैसा एक काम कर सके। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है टू द पीआरआई कम अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिफाइबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक तरह से ये मैंडेट्स हैं, स्टेट को मैंडेट करता है कि आप इसको अडॉप्ट करो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआईज comes under the purview of justiciable part of the constitution and mandates states to adopt the सिस्टम। फर्दर जो इलेक्शन प्रोसेस है इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विल। ठीक है, ये जो इलेक्शन प्रोसेस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के मर्जी के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पीआरआईज इसकी बात किया हमने। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो कि जो ये एक्ट था ना भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें दो पार्ट्स थे। उन एक्ट की उस पार्ट्स की बात करते हैं। कंपलसरी प्रोविजंस थे, एक वॉलंटरी प्रोविजंस थे जो कि मानने जरूरी हैं। कंपलसरी वो प्रोविजंस मानने जरूरी हैं, वॉलंटरी चाहे तो माने, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। इससे प्रीलिम्स में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं कि प्रोविज़न दे दिया जाता है, इनमें से कौन सा वॉलंटरी है कौन सा कंपलसरी है, ये आता है। तो इसको हमको मला याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आइडिया तो हो कि भाई कौन सा किधर आता है। ठीक है, सो जो कंपलसरी प्रोविज़न है मस्ट
be added to state laws, which includes the creation of the new Panchayati Raj system. Second is the voluntary provisions. यानी जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं ये डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट होते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं भी. डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ओके. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें कंपलसरी प्रोविजन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं भाई. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा. ठीक है, ये होना चाहिए, कंपलसरी प्रोविजन है. एंड ग्राम सभा विथ पावर एंड फंक्शन ये वॉलंटरी प्रोविजन है. एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत दैट इज विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब क्या कंपलसरी प्रोविजन है भाई. विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, that is state having a population not exceeding 20 lakh may not constitute पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल. जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वो इंटरमीडिएट लेवल के जो पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत मतलब ब्लॉक लेवल पे है ना, जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति बोल सकते हैं, वो बनाना जरूरी नहीं है. ठीक. एंड डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए टू दी ऑल दिस सीट्स इन पंचायत. ये क्या है भाई, कंपलसरी प्रोविजन है. इनडायरेक्ट इलेक्शन टू दी पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत सच इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, जो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन हो गए, जो उनका पोस्ट है उसमें क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा. मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आपस में चूज करेंगे. फोर्थ
वोटिंग राइट्स जो है ना ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत, ये भी एक तरह से उनका वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, कंपलसरी प्रोविजन है यार। वोटिंग राइट्स ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत and 21 years to be the minimum age for contesting election to the पंचायत। ठीक है, तो पंचायत के इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में खड़ा होना तो 25 ईयर, राज्यसभा खड़ा होना राज्यसभा इलेक्शन में तो 30 ईयर्स। एंड अगर एमएलए बनना है तो 25 साल, एमपी बनना है ऑफ दी राज्यसभा तो हमको पता ही है कितना होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, एमएलसी बनना है तो इट इज़ 30 ईयर्स। ठीक, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए मेंबर्स में एंड चेयरपर्सन में फॉर एससीज एंड एसटीज, यार ये कंपलसरी प्रोविजन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स के पोजीशन पे एंड चेयरपर्सन्स के लिए फॉर एससीज एंड एसटीज। एंड रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट, जो 1/3 सीट है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर बोथ मेंबर एंड चेयरपर्सन, उसमें वुमेंस का। ठीक है, एसटी एससी का रिजर्वेशन होना ही चाहिए, वुमेंस का भी रिजर्वेशन होना चाहिए 1/3 सीट्स में। इसीलिए आप देखना ज़्यादातर पंचायत में ना महिलाएं भी खड़ी होती हैं, गांव में देखा होगा आपने, जो गांव के हैं उन लोग। तो फिक्सिंग टेन्योर फॉर 5 ईयर फॉर पंचायत एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, 6 महीने बाद, जो पंचायत का 5 साल खत्म हो तो 6 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये कंपलसरी प्रोविजन है यार। फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 years for panchayats and holding fresh election within 6 months in the events of supersession of any पंचायत। ठीक है, सुपर सेशन मतलब यहाँ पे ख़त्म होना। एंड यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी प्रोविजन के अंदर है भाई, है ना, फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। ये आर्टिकल 243 में बताया गया है ना, हमने देखा ना पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 वो तक है ना, तो उसमें 243 के अंदर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बनाने की, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की बात की जा रही है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। ये कंपलसरी प्रोविजन है यार। Establishment of a state election commission for conducting election, that is article 243K. एंड ऑल्सो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगा हर 5 साल में वो रिव्यू करेगा जो फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत का, वो भी एक कंपलसरी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 243I।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर every 5 years to review the financial position of the पंचायत, आर्टिकल 243I। तो ये सब कौन से प्रोविजंस थे? कंपलसरी की स्टेट लॉ इसमें बनाना ही चाहिए ना। दूसरा जो है वो है वॉलंटरी प्रोविजंस, ठीक है। तो पहले तो ग्राम सभा को पावर मिले, फंक्शन करने की ताकत मिले, ये वॉलंटरी प्रोविजन है। एंड डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, मैनर ऑफ election of the chairperson, it is also voluntary provision। and giving representation to the chairperson and giving representation to the chairperson of the विलेज पंचायत के चेयरपर्सन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन द इंटरमीडिएट पंचायत, और इन केस ये स्टेट में नहीं है इंटरमीडिएट पंचायत, तो सो गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट। देखो सब एक दूसरे से कोरिलेटिव है ना। देखो यहाँ पे हमने बोला है कि भाई इंटरमीडिएट लेवल नहीं होना भी चाहिए, चल जाएगा, 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो स्टेट में। तो यहाँ पे बोला गया है कि चेयरपर्सन को जो विलेज है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इंटरमीडिएट पंचायत में। अगर नहीं है तो नहीं भी चलेगा, बट हाँ अगर है तो देना पड़ेगा, तो दे सकते हैं, वॉलंटरी प्रोविजन है ना। इन द केस ऑफ अ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत्स and giving representation to the chairperson of the intermediate पंचायत में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। तो एक तरह से छोटे वाले को ग्राम पंचायत को यहाँ पे हम ऊपर में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत वाले लेवल को इंटरमीडिएट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इंटरमीडिएट पंचायत को डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसकी बात करिए। ये सब क्या है भाई? वॉलंटरी प्रोविजन है, याद रखना। फोर्थ है giving representation to the chairpersons of the intermediate panchayats in the district panchayat। Fifth is giving representation to the members of the parliament and the state legislature in the panchayat, giving representation to members of the पंचायत और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत। जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है मेंबर्स का, एमपीज का, एमएलएस का, उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एक वॉलंटरी प्रोविजन है।
एक वॉलंटरी प्रोविजन हो गया। ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो मैंने बताया कि एसटीज एंड एससीज का यहाँ पे रिजर्वेशन करना, वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन करना, ये क्या है भाई, ये कंपलसरी प्रोविजन है। बट बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है, 1/3 सीट्स टू दी वुमेन, ये क्या है, कंपलसरी प्रोविजन है, ठीक है। बट उधर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन करना ये कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी प्रोविजन है, चाहे तो कर सकती है स्टेट, चाहे तो नहीं कर सकती। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन panchayats at any level, granting powers and authority to the panchayats to enable them to function as institution of self-government. सातवां जो वॉलंटरी प्रोविजन है, इट इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत, है ना, टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो उनको जो पावर देना है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस कर सके, है ना, जो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं 11th शेड्यूल के अंदर, वो सब को पावर देने की जो प्रोविजन है वो सब वॉलंटरी है, चाहे स्टेट दे चाहे स्टेट ना दे। ग्रांटिंग फाइनेंशियल और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, devolution of powers and responsibilities upon panchayats to prepare plans for economic development and social justice। सम या फिर सारे के सारे जो चीज़ें हैं, सम और ऑल ऑफ द 29 functions listed in the 11th schedule and granting financial power to the panchayat is also voluntary provision यार। कोर्स क्योंकि आप समझना, वैसे भी देश में पैसे की कमी है, स्टेट में पैसे की कमी है, उनको तुरंत पैसा वाला पावर दे देंगे तो देश में दिक्कत हो जाएगा देश में। तो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, वॉलंटरी प्रोविजन रखा गया। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू दी पंचायत and assigning to a panchayat the taxes, duties, tolls and fees levied। Assigning to a panchayat the taxes, duties, tolls and fees levied, making the grant in aid to the panchayat from consolidated fund of state and collected by the state government। जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में उसको पैसा को पंचायत से देना, ये भी एक तरह से वॉलंटरी प्रोविजन है यार। मेकिंग द grants in aid to the
पंचायत फ्रॉम द consolidated fund of state and collected by the state government। तो ग्रांट इन एड देना एक वारंटी प्रोविजन हो गया है ना। ड्यूटीज टूल्स फीस कलेक्ट करना ये भी एक तरह से वारंटी पावर हो गया। फाइनेंशियल पावर देना उनको भी वारंटी प्रोविजन हो गया यार। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक तरह से वारंटी प्रोविजन हो गया है ना। बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे सीट्स रिजर्व करना एक वारंटी प्रोविजन हो गया है ना। एमपीज को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना पंचायत में वो एक वारंटी प्रोविजन हो गया। जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट लेवल का उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे इसको रिप्रेजेंटेशन एक वारंटी प्रोविजन हो गया। जो विलेज पंचायत का जो आदमी है उसको इंटरमीडिएट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना एक वॉलंटरी प्रोविजन हो गया। पावर ग्राम सभा को पावर दें तो ये भी वॉलंटरी प्रोविजन हो गया भाई। बनाना कंपलसरी प्रोविजन है। ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी प्रोविजन नहीं है, कंपलसरी प्रोविजन है। वो पावर देना एक वॉलंटरी प्रोविजन है यार, ठीक है। विलेज लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना जरूरी है, ये कंपलसरी प्रोविजन है। 20 लाख से कम है तो नहीं जरूरी भी है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए सारे सीट्स में भाई, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन किस में होना चाहिए? जो चेयरपर्सन्स हैं उनके लिए वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए चेयरपर्सन को, ये कंपलसरी प्रोविजन है, ठीक है। लास्ट जो एक यहाँ पे छूट जा रहा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना एवरी 5 ईयर, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना एवरी 5 ईयर, रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत अंडर आर्टिकल 243, ये क्या है भाई? कंपलसरी प्रोविजन है। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट अंडर 243, ये कहा है हमारे पास, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। एंड लास्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी टू द पंचायत, ये भी एक तरह से क्या है? वॉलंटरी प्रोविजन है। प्रोवाइडिंग फॉर द constitution of funds for crediting all monies of the, है ना, एक ऐसा फंड बनाना जिसमें सारे के सारे पंचायत के पैसे जाएं, वो भी एक तरह से क्या है? वॉलंटरी प्रोविजन है। तो ये हमने बात रिगार्डिंग की जो एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है यार। एक तरह से हमने देख लिया तो समझ आएगा बेसिक चीज़ क्या है ना। तो ये होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीसा बोलते हैं, 1996 में आया था, उसकी बात करते हैं यार। पीसा की बात करते हैं यार, पीसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, शॉर्ट में बोले तो पीसा एक्ट ऑफ 1996। इट इज़ एन एक्सटेंशन एक्ट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका जो 73rd अमेंडमेंट था उसको एक्सटेंशन एक्ट बोल सकते हैं। तो जो प्रोविजंस थे, प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन relating to the panchayats are not applicable to the 5th schedule areas, ठीक है। जो प्रोविजंस है पार्ट 9 जो 5th schedule एरियाज में नहीं जा रहे हैं तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, उन एरियाज में जाने के लिए यहाँ पे हमने पीसा एक्ट लगाया और बनाया। सो जो 5th schedule एरियाज हैं
उनको बनाया गया है। दे आर प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 10 स्टेट्स इन इंडिया। द फिफ्थ शेड्यूल provides for the administration of tribal areas in 10 states in India। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई फिफ्थ शेड्यूल में? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेरा स्टेट, हमारा स्टेट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। एंड पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड जो प्रोविजंस हैं ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसको पीसा एक्ट बोलते हैं या फिर एक्सटेंशन एक्ट बोलते हैं, इसके प्रोविजंस को यहाँ पे पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था। पार्लियामेंट प्रोविजंस की बात तो इधर कर लेंगे, यहाँ बात करते हैं कि कौन किसने इनेक्ट किया था। पार्लियामेंट हैज़ enacted the provisions of the panchayats extension to the schedule areas act 1996, popularly known as the PISA Act or the Extension Act। ना प्रोविजंस की बात करते हैं यार, प्रोविजंस ऑफ दिस पीसा एक्ट। So in consonance with the customary law को ध्यान रखते हुए social and religious practices and traditional मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखते हुए यहाँ पे ये जो एक्ट है वो बनाया गया था ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। एंड ये जो ग्राम सभा यहाँ बनाए जाएंगे कंसिस्टिंग ऑफ पावर हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रूल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। इसमें जो ग्राम सभा में वो पर्सन्स रहेंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रूल है,
विलेज लेवल पे, जिनका नाम इलेक्टोरल रूल्स में है। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कस्टमरी लॉस को देखते हुए यहाँ पे ये नियम बनाए गए हैं। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस को देखते हुए, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनको देखते हुए ये बनाया गया है यार। एंड जो ग्राम सभा है, consisting of persons whose name are included in the electoral rules for the panchayats at the विलेज लेवल। ठीक, ग्राम सभा में जिनका नाम इलेक्टोरल रूल्स में है वही रहेंगे। एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द प्लान प्रोग्राम्स, ये कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स for the plans, programs and project कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। And the reservation of seats है in the scheduled areas in every panchayat shall be in the proportion of the population of the communities। ये पीसा एक्ट बोलता है the reservation of seats in the scheduled areas, the reservation of seats in the scheduled areas in every panchayat shall be in proportion to the population of communities। एंड जो नॉमिनेशन है ट्राइबल मेंबर्स वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। नॉमिनेशन ऑफ ट्राइबल मेंबर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ की सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन को करना कौन है? ग्राम सभा करना है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो होना चाहिए इट इज इन दी प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज यार। एंड नॉमिनेशन ऑफ ट्राइबल मेंबर्स कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो हमने बात की रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द पीसा एक्ट। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज। फाइनेंस ऑफ पंचायती राज। सो जो पंचायत है इन आवर कंट्री रिसीव फंड्स इन फॉलोइंग वेज, कौन कौन से वेज हैं वो देखेंगे हम। पंचायत इन our country receive funds in the following ways। पहला जो है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उस चीज़ों पे, है ना, आर्टिकल 280 के अंदर। तो उसके तहत उनको पैसा मिलता है पंचायत को यार। grants from the union government based on the recommendation of the
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट के फॉर्म में आर्टिकल 280 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। और कहाँ से पैसा मिलता है भाई? लोन्स या फिर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्पेसिफिक एलोकेशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या फिर एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस से मिलता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर centrally sponsored schemes and additional central assistance। 5वां है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन लाइक टैक्स एंड नॉन टैक्स पर तरीके से भी जो पैसा आता है वो भी एक तरीका है भाई पंचायत को पैसा आने का। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन टैक्स एंड नॉन टैक्स। बाद और कहाँ से पैसा मिलता है भाई पंचायती राज को? डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 243I। ओके, ये सब सोर्सेज की बात मतलब फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज की बात की भाई। तो इससे हमारा कंप्लीट होता है जो पूरा पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। मैं मानता हूँ बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो गया, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। चीज़ें जो कवर करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। ये चेंज किया गवर्नमेंट को, इसमें चेंज किया इंडिया को, तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए लंबा चला है। फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज की बात की हमने, पीसा एक्ट की बात की, है ना। हमने बात की कि ये जो प्रोविजन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 उसके दो प्रोविजंस थे कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस, उनकी बात की हमने। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखा हमने। राजीव गांधी गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से आया, है ना। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इवोल्यूशन था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की, अशोक मेहता कमेटी की बात की, जीवी के राय कमेटी, है ना, रणवीर सिंघवी कमेटी, तुंगोंग कमेटी, गडगिल कमेटी। इसमें ना देखो ये जो गडगिल है यहाँ पे आप देखना, ये इसमें सबको आपको याद है गडगिल, सिंघवी, राव, अशोक मेहता एंड बलवंत राय। इसका स्ट्रक्चर, इलेक्शन, बेसिक आप क्रोनोलॉजी पहले तो ये समझ आना चाहिए भाई क्या क्या किसने बोला था। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है वो वाला इंपॉर्टेंट है। देखो टू स्ट्रक्चर किसने बात की, टू सिस्टम, टू राज स्ट्रक्चर की अशोक मेहता। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, डेप्थ में एग्जामिनर घुस सकता है इस चीज़ पे, क्योंकि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें एग्जामिनर डेप्थ में घुसता है यार, एंड जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उससे सुपरफिशियल पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें हमने जो चीज़ें पूछ सकते हैं वो सब पूछा, डिटेल में कवर किया है, बिकॉज जो टॉपिक डिटेल में कवर करना होता है उसमें डिटेल कवर किया है हमने। नोट्स भी डिटेल में बनाना पड़ता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड
हमने ब्रिटिश पीरियड में देखा पंचायती राज का, ठीक है। जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, मेयो को बोलते हैं यार। इन्हीं की वजह से यहाँ पे इंडिया में ये आया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की, बेसिक क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इस तरह से हमने आगे बढ़ा है यार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार।